राष्ट्र विजयी हो हमारा। अब मैं माननीय श्री राम जी भाई, आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? जी भाई साहब आ रही। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे मालवा प्रांत के नगरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर जी चितलांगिया, ग्राम भारती के अध्यक्ष माननीय पालीवाल जी, माननीय प्रकाश जी, अखिलेश जी, अन्य सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, जैसे कि अभी प्रारंभ में बतलाया गया कि नगरीय ग्रामीण क्षेत्र की समितियां, जनजाति क्षेत्र में अपना काम चलता है उसके कार्यकर्ता बंधु बहनें, सेवा क्षेत्र में काम चलता है उसके भी लोग, फिर पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ग्रामीण क्षेत्र की जिला समितियों के पदाधिकारी, नगरीय क्षेत्रों के विद्यालय समितियों के सब पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और वर्तमान परिस्थिति में जो कि एक थोड़ी कठिन परिस्थिति है, थोड़ी कष्ट देने वाली भी है, थोड़ी चिंता करने वाली भी है, चुनौती वाली भी है। ऐसे समय हम सबको जो करना है, हमारे सबके जो कार्य है, उनके बारे में जरा इस सत्र में चर्चा करना है। दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम होते हैं जो हमें सदैव ही करना होते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमें किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में करना होते हैं। दोनों कामों का अपना अपना महत्व है। जो सदैव करना होते हैं वो सदैव के शाश्वत कार्य हैं, वो रुकते नहीं है। कार्य को करने के लिए उनको हमेशा उनकी चिंता हमेशा करनी पड़ती है, और वो कठिनाइयां हो, चुनौतीपूर्ण समय हो, तब भी वो करना पड़ते हैं। साधारण परिस्थिति में भी वो करने ही पड़ते हैं। दूसरे कुछ कार्य होते हैं जो चुनौतियों के समय, कठिनाइयों के समय, संकटों के समय करने पड़ते हैं। उसको आपात धर्म कहते हैं, तो वो भी करना ही पड़ता है। तो दोनों कामों का महत्व है। इसलिए आज के इस सत्र में हम दोनों के बारे में ही चर्चा कर लेंगे। मतलब समितियों को जो सदैव कार्य करने चाहिए, सामान्य परिस्थिति में, साधारण परिस्थिति में कार्य करने चाहिए, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस विशिष्ट परिस्थिति में जो हमको कार्य करने चाहिए, करना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैंने प्रारंभ में कहा कि समय कठिन है, कष्ट देने वाला भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। कष्टकारक इसलिए कि इस कोरोना काल में हम में से अनेक लोगों के परिचित लोग इस धराधाम को छोड़कर चले गए। अनेक लोग काफी बीमार रहे, उसके कारण आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के तनाव उत्पन्न हुए। इसलिए स्वाभाविक ही ये
सब प्रकार का कष्ट उसके कारण हुआ। दूसरा कठिन है, कष्ट आते हैं तो कठिनाइयां भी आती हैं। तो जैसे अभी बतलाया कि विद्यालयों का आर्थिक ढांचा ये चरमरा गया है, शुल्क आया नहीं है, आचार्यों को जो न्यूनतम मानदंड भी हम देते हैं वो भी सब विद्यालयों में नहीं दिया गया है, कुछ जगह कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ जगह आंशिक दिया गया है। तो इसके कारण आचार्यों के लिए भी कठिनाई है, और स्वाभाविक है आचार्य जब दुखी कष्ट में है तो हम भी उसके कारण कठिनाई में है। और चुनौतीपूर्ण समय इसलिए मैंने कहा कि जब कठिनाइयां होती है तो चुनौतियां होती है। जब सारी सुविधाएं रहती है, सब ठीक ठीक चलता रहता तो चुनौती जीवन में ही नहीं। चुनौती तभी आती है जब कोई कठिनाई आती है। अब जब चुनौती आती है तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो चुनौती आती है तो हम उस चुनौती का सामना अपनी शक्ति से करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करना ऐसा संकल्प रखते हैं, और उसके लिए फिर शक्ति जुटाकर काम करते हैं। कुछ लोग उस चुनौती में डर जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, या चुनौती के सामने हार स्वीकार कर लेते हैं। तो हम तो इस प्रकार से न दैन्यम न पलायनम करने वाले, हम चुनौतियों के सामने सर झुकाने वाले लोग नहीं है, कठिनाइयों के हारने वाले लोग नहीं, कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारी जो भूमिका है उसके बारे में थोड़ा हम विचार करेंगे। विद्या भारती क्या करती है, क्या करना चाहती है, इसके बारे में हमने सोचा है। और हम कहते हैं कि भाई राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, हिंदुत्वनिष्ठ ऐसी युवा पीढ़ी हमको निर्माण करना है जो केवल अपने बारे में चिंता न करे, अपनों के बारे में विचार करे, अपनों की चिंता करे, जिसको हमने कहा है कि वो सर्वांगीण रूप से विकसित हो और ग्रामों वनों गिरिकंदराओं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अपना समाज जो है उसकी भी चिंता करे, और सामाजिक कुरीतियों अन्याय शोषण से उनको मुक्त कराए, और राष्ट्र जीवन को कैसा बनाए, समृद्ध सुसंपन्न सुसंस्कृत। हमारा राष्ट्र सुसंपन्न बने, सुसंस्कृत बने, समरस बने, राष्ट्र में ईर्ष्या द्वेष झगड़े न हो, सद्भाव हो, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, इस प्रकार का राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। हम जब जग सिर मोर बनाए भारत कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है। परम वैभव नेतु में तत्व राष्ट्र का अर्थ भी यही होता है। ये बनाना चाहते हैं हम अपनी युवा पीढ़ी के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना, ऐसे लोग निर्माण करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब ये लोग निर्माण करेंगे तो उसकी पद्धति हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे विद्यालय में संस्कार क्षम शिक्षा के माध्यम से हम करना चाहते हैं। अब क्या केवल विद्यार्थी का निर्माण या बालक का इस प्रकार सर्वांगीण विकास करना ये केवल विद्यालय में संभव है क्या?
तो हम कहते कि नहीं भाई विद्यालय मात्र में संभव नहीं है, तो इसके लिए अनेक प्रकार के लोगों की भूमिका है। यानी बालक का विकास करना है तो उसके लिए आचार्य की भूमिका तो है, पर इसके साथ साथ पालकों की भूमिका भी है। बालक के विकास में पालक की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर आचार्य और पालक जहां आए वहां समिति की भूमिका भी है। केवल आचार्यों के माध्यम से ही बालक का विकास होगा इसका अपन विचार नहीं करते। तो हम कहते हैं कि भी आचार्य है, पालक है, इसके साथ समिति की भूमिका भी है। क्योंकि विद्यालय जो चलता है उसको चलाने वाली समिति होती है। उस समिति के नियंत्रण में, समिति के मार्गदर्शन में विद्यालयों का संचालन होता है। आचार्य जो काम करते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से प्रधानाचार्य के नियंत्रण में, प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में काम करते हैं, पर बाकी प्रबंधात्मक जो काम है वो समिति के अनुसार चलता है। तो इसलिए समिति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। फिर पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, उनकी भी भूमिका होती है। तो ऐसा सभी का दायित्व है बालक के विकास का। प्रांत से लेकर नीचे तक, ऊपर केंद्र से लेकर नीचे तक सबकी भूमिका है। अब इसमें आचार्य की जो भूमिका है वो है कि संस्कार क्षम शिक्षा प्रदान करना। अभिभावक की भूमिका है घर में संस्कार क्षम वातावरण देना है, गृह कार्य जिसको कहते हैं, उसमें सहयोग करना। अनेक बार माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते तो भी वो इतना सहयोग तो कर रहे कि भाई वो बच्चा पूछ ले उससे क्या हुआ है, क्या पढ़ के आए हो, विद्यालय में क्या काम दिया है, वो किया है कि नहीं, आचार्य से उसकी भेंट हो जाए, उनसे बात कर ले। कुल मिला के बालक की चिंता करते, निर्धारित शुल्क समय पर जमा कर दे, ये अभिभावक का काम है। समिति का काम क्या आता है? तो विद्यालय में शुल्क आ गया, उस शुल्क के माध्यम से विद्यालय में आचार्यों का वेतन हो जाता है। प्रधानाचार्य समय सारणी बनाते हैं, आचार्य उस हिसाब से पढ़ाते हैं। आचार्य जो पढ़ाते हैं उनको देखना है प्रधानाचार्य का काम है कि कैसा पढ़ा रहे हैं। उनके कालांश विभाजन करने भी आचार्य प्रधानाचार्य का काम होता है। तो समिति का काम क्या है? तो समिति के बहुत सारे काम हैं। तो उन कामों की चिंता करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा उस संबंध में अपन चर्चा करेंगे अभी, और फिर आज की परिस्थिति में क्या आवश्यकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अपनी समिति है, तो समिति है तो यह समिति कैसी है, इनकी आवश्यकता है। तो समिति कैसी है मतलब समिति का संगठन, समिति का गठन कैसा हुआ है या कैसा होना चाहिए। समिति के गठन के समय जब हमारी स्थापना हुई, विद्यालयों की समितियां बनी, तो हमारे पीछे उसका भाव एक था कि भी अपने कार्यकर्ताओं की समिति रहे। अपने कार्यकर्ता यानी विद्या भारती कार्यकर्ता तो ऐसे कोई थे नहीं, तो जो अपने विचार के कार्यकर्ता हैं यानी संघ से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ताओं को समिति में रखा गया। समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी समाज में रखे गए, समिति में रखे गए। अब वो उस समय जो आवश्यकता थी उस समय किया गया है। आज भी उसकी आवश्यकता तो है कि समिति में अपने विचार के लोग रहे।
समिति में यदि हमारे विचार के लोग नहीं रहे तो फिर कठिनाई आएंगी। परंतु यह सब सोचते समय और भी कई चीजें सोचनी चाहिए। वह है कि हमारे विद्यालय की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार समिति में लोग हैं कि नहीं। मतलब समिति में शैक्षिक आवश्यकता होती है, एकेडमिक लोग होना चाहिए। जो समिति में शैक्षिक कार्य चल रहा है वो ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है, हमारे आचार्य लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या उनको कोई समस्या है तो उसको बतलाने के लिए तो हमारे पास शैक्षिक कार्यकर्ता होने चाहिए। फिर समिति का एक अर्थतंत्र होता है, आय व्यय होते रहते हैं, उस आय व्यय को ठीक ढंग से नियंत्रित करने वाले वो भी समिति में होना चाहिए, जो हिसाब किताब को ठीक जानते हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ भवन, जमीन, ये सब रहता है, तो भूमि भवन के जानकार हमारे पास है, निर्माण हो रहा है, वो निर्माण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज की आवश्यकता के अनुसार है कि नहीं, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता ठीक है कि नहीं, तो इसके जानकार भी लोग होने चाहिए। फिर हमारे समिति के जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समिति की बैठकें होनी चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए, उसके कागज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारे रखरखाव होना चाहिए, फाइलिंग होना चाहिए। ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है ये सारा व्यवस्थित है कि नहीं, सरकार से संबंधित सारी जानकारी व्यवस्थित है कि नहीं, तो इसका जो जानकार है वो समिति में होना चाहिए। संगठनात्मक जिनका सोच है वो लोग होने चाहिए। फिर समिति में समाज के सभी वर्गों के लोग होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि महिलाएं, मातृशक्ति काफी सक्रिय हो रही है, आगे आ रही है। हमारी समिति में वो उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, कितना प्रतिनिधित्व है, फिर केवल प्रतिनिधित्व नाम का है या उनको कुछ दायित्व भी है। एक शब्द आता है संस्कृत में, अजागरस्तन, बकरी के गले में आगे की ओर, कई बकरियों के आगे दो ऐसे लटके रहते हैं गले में, उसको अजागर स्तन कहते हैं। गले के स्तन वो दूध के काम के नहीं होते, केवल दिखने के होते, तो केवल दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए हमारे यहाँ समिति में महिला सदस्य हैं या वो सक्रिय भागीदारी है उनकी। फिर हमारे समाज के जो विविध वर्ग हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो हमारे समाज के जो विविध वर्ग हैं वो सारे वर्ग, जिसको आजकल अनुसूचित जाति जनजाति भी कहते हैं, हमारे यहाँ ओबीसी कहा जाता है, ये सारे वर्गों का हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। अब कई बार वैधानिक बाध्यताएं होती है कि समिति में तो 11 लोग ही रह सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम विशेष आमंत्रित रूप में बुला सकते हैं। और विशेष आमंत्रित रूप में बुलाने का अर्थ केवल, फिर वो मैंने कहा कि केवल दिखाने के लिए नहीं, तो निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका भी हो, उनकी सलाह भी सुनी जाए, उनको बुलाया जाए, बिठाया जाए। तो इस प्रकार से समिति एक सर्वस्पर्शी होनी चाहिए। फिर मान लो नगर है तो उसमें एक ही मोहल्ले के ना हो, समाज के सभी प्रकार के आर्थिक वर्ग के भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अनेक समितियों में ये नहीं होता, तो आर्थिक अच्छी स्थितियां है, जो समाज के लिए सहयोग करते हैं आर्थिक, ऐसे लोग भी हमारी समिति में होने चाहिए। तो एक ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि हमारी समिति को जो भी नियम होते, कानून होते हैं,
वो शिक्षा विभाग के होते हैं, सरकारी तंत्र के होते हैं, उनकी व्यवस्थित जानकारी रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी नया आया है नियम कि 12A आपका पुराना है तो भी अभी नया दोबारा उसका पंजीयन करवाना है। यदि हमको सरकारी तंत्र से CSR वगैरह में सहायता लेनी है, सांसद निधि लेनी है, विधायक निधि लेनी है या CSR लेना है, तो हमारा 12A में पंजीयन होना ही चाहिए, नहीं तो मिलना कठिन होता है, नहीं मिलता, मना कर देते हैं, आपके पास 12A नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। फिर हमारी यदि एक समिति में कई विद्यालय हैं तो उनका आर्थिक जो रखरखाव है एक जगह क्लब होना चाहिए, मतलब अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग ऑडिट होने के बाद भी एक जगह क्लब होना चाहिए, और वो क्लब होने के बाद उसकी 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो फिर उस पर टैक्स लगने की संभावना रहती है। तो ये जो सारी वैधानिक जानकारियां हैं, यह वैधानिक जानकारियां हमारी समिति के लोगों को होनी चाहिए। हमारे समिति के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव जिस समिति में ठीक होता है वही ठीक है, अन्यथा फिर कई बार ऐसा होता नहीं है। समय समय पर जो कागज जाने चाहिए वो जाते नहीं है, फिर उसके कारण पेनल्टी लगती है, कठिनाइयां आती हैं। मेरे को ध्यान में है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहां इनकी जानकारी न होने के कारण आर्थिक रूप से बड़े बड़े दंड लगे। तो ये सारी स्थितियां हमारे जो सारे अभिलेख है उनका अभिलेखों का संधारण ठीक ढंग से हमारी समिति करना चाहिए, समिति को करना चाहिए। इसके लिए समिति में इसके जानकार लोग होना चाहिए और ये सारा काम व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। फिर हमारी ये समिति बनती है तो उसको हम जिस विचार को लेकर चले तो उसका विचार का बहुत स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। हम केवल अपना एक विद्यालय नहीं चला रहे, हम एक बड़े संगठन के अंग हैं, एक बड़ी योजना की इकाई हैं। इसकी हमको कल्पना होनी चाहिए और इस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए। कल यहां पर दिल्ली में NCERT के डायरेक्टर आए थे और CBSE विद्यालय के भी सेक्रेटरी आए थे। उन दोनों से बात हुई। जब CBSE वालों को मालूम पड़ा कि हमारे विद्या भारती के CBSE के विद्यालयों की संख्या भी और 300 से अधिक है तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतने विद्यालय हैं आपके। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि देश भर में हमारे 13,000 के लगभग औपचारिक और 11,000 के लगभग अनौपचारिक विद्यालय चलते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतना बड़ा संगठन है। तो हमारा संगठन की शक्ति बहुत बड़ी है। एक घटना मेरे को याद आती है, अभी फेसबुक पर व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारे आते हैं, अच्छे प्रसंग आते हैं। एक ठेले वाला एक अंगूर का ठेला लगाया था, अंगूर बेच रहा था। तो अंगूर बेचते तो उसने बतलाया कि भाई अंगूर जो है 100 रुपए किलो है। तो उसने वहां कुछ अलग से अंगूर रखे थे, ये तो गुच्छे थे 100 रुपए वाले, कुछ अलग अंगूर थे अलग से एक साइड में रखे थे। उसने बोला ये क्या भाव है? तो उसने कहा 70 रुपए किलो। क्या खराब है, पुराने? नहीं बोले, ये इन्हीं अंगूरों का गुच्छे के ही हिस्से हैं, ये जो अंगूर है इन्हीं में से है ये।
तो बोले अभी इनका भाव कम क्यों है? तो उन्होंने कहा गुच्छे से अलग हो गए, गुच्छे से टूट गए हैं, गुच्छे में नहीं है, मतलब संगठन में नहीं है। तो संगठन में या अपने वैचारिक अधिष्ठान में रहना और वैचारिक अधिष्ठान से बाहर हो जाना, इसका ही अंतर होता है। इसलिए हमारे संगठन की दृष्टि क्या है, संगठन का विचार क्या है, संगठन क्या चाहता है, ये हमारे समिति के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमारी समिति की कार्यशैली कैसी है? तो एक पुराना नारा सुना था मैंने, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो हमारी समिति में केवल एक दो तीन लोगों के हाथों में समिति का सारा काम केंद्रित है कि समिति के सभी लोग काम करते हैं, कार्य का विभाजन है। जब ये कार्य का विभाजन नहीं होता, समिति के सब लोग सक्रिय नहीं रहते, काम नहीं रहता, तो धीरे 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 समिति की बैठकें भी बंद हो जाती है। फिर औपचारिक बैठक कभी छठे चौमासे कर ली, समिति के बाकी लोग भी कहते हैं भाई साहब आप कर तो रहे हो, आप हमारे मंत्री, हमारे सेक्रेटरी बहुत सक्रिय, हमारे व्यवस्थापक बहुत सक्रिय है, वो कर तो रहे हैं। तो फिर एक खंबे का तंबू बन जाता है। कई बार समिति के लोग प्रधानाचार्य के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। सबने अपने अपने दायित्व निर्वहन करना होते हैं। अध्यक्ष ने अपना दायित्व निर्वहन करना है, कोषाध्यक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन करना है, मंत्री ने अपने दायित्व का निर्वहन करना है, और मंत्री या व्यवस्थापक है उसने अपने काम को अपने सहयोगी को भी बांटना है, अध्यक्ष ने अपने काम को सहयोगी को बांटना है। कुल मिलाकर एक टीम स्पिरिट बननी चाहिए, एक टीम भाव होना चाहिए, टोली भाव होना चाहिए, सब लोग सक्रिय बने। और इसलिए कार्य का विभाजन होना चाहिए। फिर हमारे विद्यालय को हम आने वाले समय में किस दिशा में ले जाना चाहते, हमारे 5 साल का टारगेट क्या है विद्यालय के पास? हमारा प्राइमरी विद्यालय है, 5वीं तक का है, 200, 250, 300, 350, 400 संख्या है। हम चाहते क्या है, जीवन भर ऐसा ही बना रहे या हम इसको कुछ आगे, हमारा कोई बड़ा लक्ष्य है? तो विस्तार और विकास, यानी विस्तार यानी उसके विद्यालय की संख्यात्मकता, भवन, भूमि और गुणवत्ता, ये दोनों ही बढ़ाना, इसकी दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए। और इसके लिए जो अन्य अच्छे विद्यालय हैं अपने आसपास, वो हमारे द्वारा चलाए हुए, ये जरूरी नहीं हमारे भी हो सकते हैं, अन्य संस्थाओं के द्वारा चलाए हुए विद्यालय भी हो सकते हैं। तो मेरा बार बार आग्रह रहता है कि समिति के लोगों ने ऐसे विद्यालयों को जाकर देखना चाहिए जो अच्छे विद्यालय हैं। वहां जो जो अच्छी बातें हैं वो यदि अपने तत्व और विचार के प्रतिकूल नहीं है, ऐसी सारी बातें हमें अपने विद्यालय में प्रारंभ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे विद्यालय में सभी स्थानों की अच्छी बातें हमारे विद्यालय में आनी चाहिए, अच्छा स्टाफ हमारे विद्यालय में आना चाहिए। तो ये भी हमारे कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे निर्णय की जो प्रक्रिया है, वो निर्णय की प्रक्रिया सहनावतु सहनौ भुनक्तु की है कि नहीं, संगच्छध्वम संगतध्वम की है कि नहीं। हम निर्णय करके लोगों को बतलाते हैं या विचार करके निर्णय लेते हैं, सामूहिक निर्णय चलता है, ये भी समिति के लिए महत्वपूर्ण बात है। संगठन का सीधा सीधा अर्थ ही होता है कि जहां सब लोग साथ साथ विचार करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, सबका सहचित्त है, समान विचार हैं, समान मंत्र हैं,
ये जो होता है यही संगठन का अर्थ है। तो इस दृष्टि से हमारे विद्यालयों की समिति में ये सारे भाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे को लगता है कि हमारी समितियों में सब बातें होंगी। यदि नहीं है तो इन सब बातों को लाना चाहिए। हमारे समिति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद नहीं मतलब अभी मैं हूं या हमारी समिति में 10 लोग हैं, आने वाले बाद उन्हीं के परिवार के और 5 लोग जुड़ गए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की ओर से काम कर रहे हैं, और इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ होते रहना चाहिए। ये मैंने जो पहले भी थोड़ा संकेत किया, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब दूसरा विषय आता है इसी संबंध में कि आज वर्तमान परिस्थिति में जब हम विचार करते हैं तो समिति के और कुछ दायित्व बढ़ जाते हैं। अब जैसे एक महत्वपूर्ण बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो आने के पहले 5 साल उसके ऊपर सतत चिंतन हुआ। विद्या भारती ने भी स्थान स्थान पर सेमिनार आयोजित किए, मतलब जिला केंद्र पर, प्रांत में, और यहाँ तक कि अखिल भारतीय स्तर का एक सेमिनार अपना शारदा विहार में आयोजित हुआ। और जितने बिंदु थे उन सब पर हमने गहराई से विचार करके अपने नोट्स उनको दिए। उन नोट्स पर भी सरकार में विचार किया, और आपको मालूम होगा ही कि विद्या भारती ने जो जो सुझाव दिए थे वो लगभग उससे बहुतांश सुझाव उसमें आए। अर्थात एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या भारती के विचारों के अनुकूल है। बहुत सारी बातें इसमें हैं ऐसी, जैसे उदाहरण के लिए शिशु शिक्षा या आंगनवाड़ी वगैरह का जो है, इसमें पहले कोई शिक्षा का विचार ही नहीं। तो हमारा कहना था कि 5 साल तक बच्चे का बड़ा विकास हो जाता, पहले विकास घरों में होता था, अब ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो शिशु वाटिका चलती है, अब ये सब बच्चे नहीं आते इसमें। शिक्षा का अधिकार भी कक्षा 6 से, मतलब आयु के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है। तो इसलिए इसको भी नीचे लाना चाहिए, तो 3 साल के ऊपर के बच्चे उसमें आना चाहिए। तो ये विषय आ गया है। मातृभाषा में शिक्षा के बारे में भी काफी आग्रह है उसमें, अनिवार्यता तो नहीं है। बच्चों के कौशल विकास होना चाहिए, इसके लिए भी बात आई है। फिर एक प्रकार का जो माइंड सेटअप हो गया था कि भाई साइंस वाला, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञान के लोगों को भी कला की जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान के लोग केवल हम ही श्रेष्ठ है ऐसा बात नहीं है। जीवन में विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। यदि जीवन में मानवता नहीं है, कला नहीं है, तो विज्ञान नीरस है। और विज्ञान नीरस ही नहीं है तो विज्ञान अनेक बार लोगों के लिए विनाशक हो जाता है। अभी ये कोरोना इसी का प्रभाव दिख रहा है। कोरोना विज्ञान राक्षसी हो जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि मानवता नहीं है, भावना नहीं है। और इसलिए विज्ञान के विद्यार्थी भी आर्ट सीख सकेंगे, आर्ट के विद्यार्थी वाणिज्य के विषय भी सीख सकेंगे। तो ऐसी सारी शिक्षा नीति में अभी कक्षा 9 से 12 तक और आगे भी ये सारा जुड़ गया है। अब इस दृष्टि से हमारे विद्यालयों को भी अपग्रेडिंग करना पड़ेगा। अब सामान्यतः 10वीं तक विद्यालय नहीं चलेंगे, या तो 8वीं तक चलेंगे या 12वीं तक चलेंगे। तो हमारे विद्यालय उस दृष्टि से तैयार होना चाहिए। फिर हमारे विद्यालय में केवल साइंस, मैथ या साइंस बायो लेकर हम
हायर सेकेंडरी चला रहे हैं तो अब नहीं चलेगा, हमको आर्ट्स और कॉमर्स के या बाकी सारे विषय भी रखने पड़ेंगे, और इसलिए हमारे विद्यालयों में उस प्रकार के लोग नियुक्त करने पड़ेंगे, थोड़ा स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। हम आधारभूत विषय जब कहते हैं तो उनके शिक्षक भी हमको ठीक रखना चाहिए, तो संगीत के शिक्षक, शादी के योग्य जानकार शिक्षक, योग के योग्य जानकार शिक्षक, इस प्रकार के शिक्षकों को भी हमारे यहाँ लाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सब दूर अनिवार्य नहीं है, पर जो भी है उसके योग्य शिक्षक हमको रखने पड़ेंगे। आने वाले समय में अनट्रेंड टीचर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी जो डीएलएड शिक्षक हैं ये तो ठीक है, आगे सारे कंपलसरी हो जाएगा कि ग्रेजुएशन किए हुए बीएड शिक्षक ही रहेंगे आने वाले समय कुछ वर्षों बाद। तो विद्यालयों की अपग्रेडिंग, अपस्किलिंग ये सब करना पड़ेगा। हमारे विद्यालयों की तैयारी होना चाहिए, इसलिए स्कूली शिक्षा का संबंध विषय है वो सारे हम लोगों ने पढ़ने चाहिए। हमारे विद्यालय में यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रति नहीं है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रति हमने गूगल से अपने यहाँ डाउनलोड करनी चाहिए। समिति के लोगों ने उसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, आचार्यों ने उसमें उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए, और आने वाले समय में हमको अपने विद्यालय को कैसे अपग्रेड करना है, क्या क्या संसाधन चाहिए, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। फिर विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट का मामला शुरू होगा, कौशल विकास। और कौशल विकास करना है तो हमारे आसपास कौन से कौशल की आवश्यकता है, कौन सी स्किल्स हमारे यहाँ आसपास चलती हैं, वो स्किल्स के हमारे यहाँ कैसे लोग आएंगे, वो परमानेंट हमारे यहाँ नहीं रहेंगे परंतु उनका सहयोग हम लेंगे, इसकी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। और इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर भी आचार्यों के प्रशिक्षण की योजना चल रही है। अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्रांत स्तरों से चल रहे हैं, तो हमारे आचार्यों का भी उस दृष्टि से अपग्रेडिंग हो, अपस्किलिंग हो, यह भी हमारी समिति को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हमारी समिति से, मेरा समितियों से आग्रह है कि ये जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसको ठीक ढंग से समिति में सब लोग पढ़ सकते हैं तो नहीं, ठीक है, नहीं तो कम से कम 2-3 लोग उसको ठीक ढंग से अध्ययन कर ले, जिससे आने वाले समय में हम ये न कह रहे थे हमको तो मालूम ही नहीं था। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसमें आया कि भाई डीएलएड कम से कम होना चाहिए, तो मालूम पड़ा कि हमारे आचार्य बहुत सारे डीएलएड नहीं थे, और उसके परिणाम स्वरूप फिर एक बहुत कठिनाई गई, फिर केंद्र स्तर पर बात करनी पड़ी, तब अभी 2 साल पहले वो सारा परीक्षा एनआईओएस द्वारा करवाई गई। तो आने वाले समय में हम सोते हुए न पकड़े जाएं, इसलिए सारी चिंताएं करनी पड़ेगी। तीसरा विषय है कि भाई ये सारा कार्य जो करते हैं इसके लिए हमारे विद्यालय के भौतिक संसाधन ठीक करना। विद्यालय का भवन है, आकर्षक हो, संसाधन युक्त हो, सारी सभी प्रकार की लैब्स वहां हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो, साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री उसकी दोनों हो, मैथ्स की हो, बायो की हो, या अन्य जिन जिन विषयों की लेबोरेटरीज आवश्यक है वो हो। लाइब्रेरी बहुत अच्छे प्रकार से हो। तो जैसे तैसे स्कूल चलाने के जमाने अब नहीं रहे। अन्य स्कूल इतने तेजी से संसाधन युक्त बढ़े हैं कि उनके सामने अपने आप को बनाए रखने के लिए भी हमको अपग्रेडिंग करना पड़ेगा, और सरकार के नियमों का अनुपालन करने के लिए भी हमको अपग्रेडिंग करना ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से सभी समितियों के पदाधिकारियों से आग्रह है, निवेदन है कि वो इस सारी चीजों को पढ़ें, अध्ययन करें, और हमारे विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इसको एक शब्द आता है स्वॉट एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सबलताएं क्या हैं। तो एस से स्वॉट है, स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू से वीकनेसेस है।
हमारी दुर्बलता क्या है, कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का और अध्ययन करना। और फिर तीसरा है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे सामने कौन कौन से नए अवसर उपलब्ध हैं। बहुत अवसर है हमारे सामने, समाज अब हमारे हमारे अनुकूल है बहुत। अनेक स्थानों पर शासकीय भी अनुकूलता है। हमारे वैचारिक अधिष्ठान बहुत मजबूत है। और हमारे सामने चुनौतियां क्या है, थ्रेट्स क्या हैं। तो स्वॉट एंड स्ट्रेंथ, एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज और टी से थ्रेट्स, ऐसा स्वॉट एनालिसिस। आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस क्या है। यूट्यूब पर आप स्वॉट एनालिसिस डालेंगे, आपको कई प्रकार की क्लिप्स मिल जाएंगी। तो अपने को अपने विद्यालय के बारे में स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। अपने निजी लिए भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस कर सकता है। हमारी सबलता है क्या है लिखिए, दुर्बलता है क्या लिखिए, हमारे लिए क्या अवसर लिखिए, चुनौती क्या इनको लिखिए, और फिर विचार कीजिए गहराई से। तो आप निश्चित ही अपने जीवन में और विद्यालय के जीवन में प्रगति कर सकते हैं। फिर एक विषय आता है कि यह सब जब होना है तो इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो आचार्य है, जिसके माध्यम से सारा काम होना है, वो आचार्य निशंक होना चाहिए भविष्य के प्रति। यदि उसको रोज इसी बात की चिंता है कि भाई मेरे घर में बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, तो वो मन लगाकर काम नहीं कर सकता। ये तो ठीक है, भाई साहब म्यूट म्यूट हो गए भाई साहब। चंदेला जी देखो जरा, होस्ट कौन है। भाई जी अनम्यूट करो भाई साहब को। हो गए वैसे, हो गए। हाँ जी भाई साहब। वैसा आवाज तो चालू है। आवाज चालू भी सब आ नहीं रही है। आ- वैसा ब्लूटूथ डिस हो गया होगा। आपका ब्लूटूथ डिस हो गया होगा भाई सब शायद, क्योंकि आप हाँ हैंड फ्री लगा ले, निकाल ले वैसे एक बार आप।
हेलो, अरे हाँ अब हुआ unmute, अब हुआ है, अब हुआ। हरिओम, आवाज आ रही? हरिओम। आ रही भाई साहब, आ रही। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो आचार्य वर्ग है यह निशंकर है उसके भविष्य के बारे में। तब फिर आदमी जब आर्थिक विवंचना से मुक्त होता है तो फिर वो बाकी सारे विचार कर सकता है। अब इसमें कई प्रकार की बातें हैं। एक तो जो मानधन है वो होता है, पर इसके अलावा कुछ शासकीय योजनाएं हैं। अब जैसे एक भविष्य निधि, ये सरकार की योजना है। एक ESI, ये सरकार की योजना है। और तीसरी ग्रेच्युटी, उपादान, ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। अब ये अभी अनेक स्थानों पर ग्रेच्युटी योजना लागू नहीं है। इसके अलावा एक आचार्य कल्याण कोष की हमारी योजना है। अब इन योजनाओं का कितना महत्व है इसको भी हम समिति के लोगों को समझने की आवश्यकता है। अभी ये जो ESI जो है कर्मचारियों के स्वास्थ्य अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की निधन हुआ उनको ESI से पेंशन मिलेगी। अभी ESI 10 कर्मचारी किसी संस्था है उस पर लागू है। अब हमारे और न ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ये यदि आप लागू नहीं करते हैं तो आपके ऊपर और पेनल्टी लग सकती है। तो ये हमारे यहाँ कई स्थानों पर लागू नहीं है। भविष्य निधि अनिवार्य है, ये लागू होनी चाहिए। और तीसरा ग्रेच्युटी, उपादान है, यह भी अनिवार्य है। तो ये तीनों चीजें हमारे विद्यालयों में व्यवस्थित लागू है कि नहीं लागू है, इसका अध्ययन आपको स्वयं को करना है, प्रांतों को करना है, विभाग को करना है। जहां लागू नहीं है उसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए प्रयत्न करना होना ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में ये थोड़ी कठिनाई है। उस संबंध में भी पिछली बार अनेक बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए यदि छोटे एक जिले की एक समिति है, उस जिले की समिति में इतने सारे आचार्य एक ही समिति में है, मान लो 20 विद्यालय, हर एक 3-3, 4-4, 5-5 आचार्य, तो 100 आचार्य हो जाते हैं। वो 100 आचार्य हो गए, मतलब आपकी लायबिलिटी 100 आचार्यों की है। आपको उनकी प्रोविडेंट फंड देना ही है, ESI देना ही है, ग्रेच्युटी देना ही है। यदि ऐसा नहीं है तो आप कठिनाई में आएंगे। और इसलिए आपको या तो उनको विकेंद्रित करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनकी छोटी छोटी टोली बनाकर 2-2, 3-3 विद्यालयों की बनाकर, और उनकी भविष्य निधि जाए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और नहीं तो फिर बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। एक जगह केंद्रीकृत करके आप करेंगे तो भी कठिनाई आएगी, क्योंकि मान लो विद्यालय से केंद्रांश भविष्य निधि का पैसा नहीं आया और आप जमा नहीं कर पाए तो 15 तारीख के बाद उसमें आपको पेनल्टी लगेगी। और इसलिए आपको ये सब करने की बहुत आवश्यकता है। ये तो एक हो गया जो सामान्य स्तर पर, यानी सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक है। परंतु अभी जिस बात की ओर मैं ध्यान दिला रहा हूं वो एक थोड़ी भिन्न परिस्थिति है। वो परिस्थिति ऐसी है कि अभी हमारे इस कोरोना काल में हमारे अनेक आचार्य या आचार्यों के इसमें लोग चले गए। अब ऐसे जो लोग चले गए, दिवंगत हो गए, ऐसे आचार्यों को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मुख्यमंत्री ने घोषित किए हैं या अन्य जो घोषित है, वो मिलनी ही चाहिए। और इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए जिन जिन स्थानों पर ऐसी घटनाएं हो गई हैं, उन स्थानों पर इसके लिए वैधानिक रूप से जो जो प्रयत्न होने चाहिए, उस दृष्टि से हम सब लोग प्रयत्नशील रहें। इसके लिए विद्यालय स्तर पर जो काम होना है, जिले स्तर पर जो होना है, यदि कोई काम प्रांत से होना है
तो उस दृष्टि से हम सब लोगों को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। वो आचार्य हमारे परिवार का अंग है, वो आज हमारा बीच में नहीं है, तो भी उस परिवार की के बारे में इतनी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, इस बात को हम कभी भूले नहीं, क्योंकि वो आचार्य हमारे ऊपर निर्भर था और इसलिए उसकी चिंता होनी चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इस कोरोना काल में जो शुल्क नहीं आने के कारण अनेक विद्यालयों में पूर्ण वेतन नहीं दिया गया। दूसरा, पूर्ण वेतन देना संभव भी नहीं था, मैं भी समझता हूं इस विषय को, परंतु अनेक आचार्य ऐसे हैं जो अकेले कमाने वाले हैं, मतलब उनके घर में न खेती बाड़ी है, न खुद का ऐसा मकान है जिसमें किराएदार रख सके, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खुद को किराया देना पड़ता होगा, बिजली का खर्चा है। क्या हमने इसका सर्वेक्षण किया है? कैसे कितने आचार्य हैं जो केवल विद्या भारती यानी शिशु मंदिर के वेतन पर ही निर्भर है? अभी मैं मध्य भारत में इसके जब आंकड़े लिए तो ग्राम भारती वालों ने बतलाया कि हमारे 200 कुछ 20-22 आचार्य ऐसे हैं जो केवल वेतन पर निर्भर हैं। कुल संख्या के 1/10 आचार्य ऐसे थे जो केवल मानधन पर निर्भर है। तो इन आचार्यों को यदि समुचित मानधन नहीं मिला तो इनके घर की परिस्थिति क्या होगी और वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो इसलिए ऐसे कितने आचार्य हर एक समिति में, इसका एक सर्वेक्षण विद्यालय स्तर पर होना चाहिए और जिले को उसका फीडबैक मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि आने वाले 3 दिनों में काम कर लेना चाहिए, केवल 3 दिनों में हो सकता है। आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हैं, विद्यालय 1 दिन में इसका पता लगा सकता है, 2 दिन में पता लगता है, और 2 दिन के बाद तत्काल जिला केंद्र पर जानकारी भेजनी चाहिए। इसलिए नहीं कि जिला केंद्र उसकी पूर्ति करेगा, पूर्ति तो अपने को स्थानीय स्तर पर ही करनी है, क्योंकि जिला स्तर पर कोई अतिरिक्त आमदनी होती नहीं। तो इसलिए एक ऐसी कितनी संख्या है। दूसरा यह है कि हम भारत का समाज इतना उदार और दानशूर है कि हम देखते हैं कि ऐसे कामों के लिए लोग सहयोग करते हैं, केवल उनके पास जाने की बात है। हम यदि अपने घर पर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि भाई ये कुछ नहीं होना, कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु मेरे को ध्यान में एक स्थानों पर लोगों ने खूब दिया है, समाज ने सहयोग किया है, पूर्व छात्रों ने सहयोग किया है। अपन कल्पना करें, एक एक विद्यालय के पूर्व छात्र जो अब कमा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अनेक स्थानों पर ऐसे पूर्व छात्र 3-3 हजार 4-4 हजार हैं विद्यालयों से निकले हुए। यदि हम अपना स्कॉलर रजिस्टर देखेंगे, उसमें से विद्यार्थी कितने निकले देखेंगे, बड़ी संख्या निकलेगी। यदि इन पूर्व छात्रों से भी हम बात करते हैं और वो हर छात्र अपने यहाँ से कोई न्यूनतम सहयोग करता है, अधिकतम की बात अलग है, तो हमारे विद्यालयों की ये सारी स्थिति दूर हो सकती है। केवल उसके लिए आवश्यक है बैठकर योजना बनाना। मेरे को ध्यान है, पिछले वर्ष मैं प्रवास पर गया था खंडवा जिले में। खंडवा जिले के कुछ विद्यालयों के पूर्व छात्रों ने उसी बैठक में संकल्प लिया कि भाई हम करेंगे इसके लिए, और कुछ छात्रों ने उसकी व्यवस्था कर दी। अभी झांसी के एक अपने प्रधानाचार्य, एक शायद विज्ञान के आचार्य का निधन हो गया। वहां के कुछ 10-12 अच्छे जो संपन्न विद्यार्थी है, उन्होंने उनके लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की व्यवस्था कर दी कि भाई इनके लिए अभी हम कर देते हैं, बाकी आगे बाद में देखेंगे, बाकी सरकारी व्यवस्थाएं जो मिलेंगी वो मिलेंगी। तो हमारे पूर्व छात्र बहुत सक्षम है, केवल आवश्यकता है उनमें ये भाव जगाने की। और भाव जगाने के लिए सबसे पहले हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ती है। एवरी चेंज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। कोई भी परिवर्तन, कोई भी अच्छी बात
करना है तो प्रथम पुरुष एक वचन मैं से शुरुआत करनी पड़ती है। हम जब दूसरों से कोई बात करना चाहते तो पहले हम सोचे। समिति के प्रत्येक सदस्य ने सोचना चाहिए कि इस आपातकाल में, संकट काल में, विद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होने की स्थिति में मैं क्या कर रहा हूं। मैं केवल समिति में कुछ अधिकारी हूं या समिति के लिए सहयोगी हूं, और इसलिए मैं अपने पास से कितना कर सकता हूं, अधिकतम कितना कर सकता हूं। हमें कल्पना करना चाहिए कि आचार्य परिवार हमारे अपने भाई बहन, बहू, बेटे, लड़की जो भी है हमारे हैं, इनके लिए हमको चिंता करनी है। और इसलिए जैसे मेरे परिवार की रोजी रोटी है, मेरे परिवार की चिंता है, मेरे परिवार की सुख सुविधाएं, ऐसे आचार्य की सुख सुविधाएं हैं। यदि आचार्य दुखी है, आचार्य के घर में ठीक व्यवस्था नहीं है, तो मेरे को ठीक ढंग से भोजन कैसे जाता है, मैं कैसे इतना प्रसन्न रह सकता हूं। यह भाव जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक हम अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और नहीं करेंगे, तब तक समाज से मांगने की हमारी हिम्मत ही नहीं होगी, हमारा साहस ही नहीं होगा, मनोबल नहीं होगा। इसलिए पहले हम अपनी ओर से क्या करते हैं। हमारी समिति की आर्थिक स्थिति यदि ठीक है तो समिति के संचित कोष में से भी कुछ करने की सोचना चाहिए। और फिर तीसरी बात, समाज के गणमान्य नागरिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो विद्या भारती के शिशु मंदिरों के बारे में जिनकी अच्छी सोच है, उनके पास जाना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहिन आवे लाज। हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चितलांगिया जी, इनसे इस विषय में जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। अपने किसी भी काम के लिए वो सदैव इस बारे में तत्पर रहते हैं, अपने से शुरुआत करते हैं, समाज से लाते हैं। आप में से अनेक लोग हैं, मैं हर एक का नाम अभी ले नहीं सकता, उन्होंने समिति के, प्रांत समिति के सब लोग हैं, बाकी सब लोग हैं। इन सब लोगों ने शुरुआत की, आप सब लोग भी शुरुआत, आपने नहीं की ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपने भी की ही होगी, पर जिन्हें नहीं की है उनके लिए मेरा निवेदन है कि हम अपने पास से शुरुआत करें। दूसरी बात, समाज में से नाम चिन्हित करें कि जो दे सकते हैं उनसे मांगने के लिए जाना चाहिए। अधिकतम क्या कहेंगे, ना मना कर देंगे, मना कर देंगे तो ठीक है, मना कर दिए, कोई बात नहीं करनी। हमको इस मामले में दे उसका भला, ना दे उसका भला, ऐसा सोचकर ही जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे 100 लोगों के पास, 10, 15, 20 मना करेंगे तो 70 80 देंगे भी। वो जो हमको मिलेगा वो समाज का स्नेह हमारे आचार्यों के लिए संबल का काम करेगा। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से हमारे समिति के पास को ये काम करने पड़ेंगे, अपने पास से, समाज के पास से, विद्यार्थियों के पूर्व विद्यार्थियों से, और बाकी जो भी बड़े उद्योगपति वगैरह उनसे सबसे मांगना, जो जितना दे वो लेना, और हमारे आचार्यों की चिंता करना, ये सब बहुत और महत्वपूर्ण बातें, आवश्यकता है। और आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और वो ये है कि हम एक भीषण काल से निकले, कोरोना के काल से। अभी ऐसी कई प्रकार की घोषणाएं IITs कह रहे हैं कि भाई अभी ये कोरोना खत्म हो जाएगा, परंतु कुछ चिकित्सकों का, अन्य वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये शायद तीसरी वेव भी आ सकती। भगवान से अपन प्रार्थना करेंगे इस प्रकार की कोई वेव ना आए, परंतु हमको लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए कुछ बातों की ओर ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक, हमारे सभी आचार्य स्वस्थ, आचार्य मतलब आचार्य अभिभावक समिति के सभी सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसलिए जो नियम है उनका पालन करें। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम जाए नहीं, मास्क वगैरह लगाने की जो बात है उसको बराबर लगाए, चिकित्सा जो लेना है उसको लें। कभी कोई बीमार पड़ता है तो तत्काल उसका इलाज करवाना, क्योंकि अभी ये ध्यान में आया कि जो भी काल कवलित हुए उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय पर अपना इलाज नहीं करवाया, डरते रहे, और उसके कारण इस कठिनाई है।
दूसरी बात है कि समाज का प्रबोधन करना। 2-3 बातों के बारे में समाज का प्रबोधन करने की आवश्यकता है। एक, हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारी दिनचर्या कैसी रहे, हमारे बच्चों की दिनचर्या कैसी रहे, क्योंकि बच्चे आजकल खेलने मैदानों में जा नहीं पा रहे हैं, तो घर में कैसा व्यायाम करना चाहिए, घर में कैसे खेल खेलना चाहिए जिससे बच्चों के शारीरिक क्षमता बढ़े, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़े, भोजन कैसा होना चाहिए। इसलिए स्थान स्थान पर, जिले में, विद्यालय में जैसे भी संभव हो, इसके लिए अभिभावक प्रबोधन, माताओं का प्रबोधन और बड़े बच्चों का प्रबोधन, जो कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे, उनके अलग से इस प्रकार के वेबिनार्स कर सकते हैं और उनके माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से या कुछ पैम्पलेट वगैरह निकालकर, पैम्पलेट आजकल ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं, उसको कोई प्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं रहती, और हम अभिभावकों को, आचार्यों, सबको, माताओं को, विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से सब प्रबोधन करने की आवश्यकता है कि वो स्वस्थ कैसे रहे, अपनी दिनचर्या कैसी रहे। अभी पढ़ाई, परीक्षा खत्म हो गई तो ऐसे में पढ़ना कैसे, इसके बारे में भी उनको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ने की आदत ही खत्म हो जाएगी। तो इस दृष्टि से ये आवश्यक है। तीसरी बात, टीकाकरण। अनेक स्थानों पर अफवाहों के कारण टीकाकरण के प्रति उदासीनता है, तो सबसे पहले तो हम खुद टीका लगवाएं और टीकाकरण का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारी सेवा बस्तियां हैं, जहां हमारे संस्कार केंद्र चले हैं या जहां से हमारे विद्यालयों में आचार्य, अभिभावक, बच्चे आते हैं, ऐसी बस्तियों को चिन्हित करके उनमें ये प्रबोधन दोनों प्रकार का, मतलब अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का और ये टीकाकरण का, ये जो विरोध हो रहा है कई जगह जानबूझ के इसका वातावरण बनाया गया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए समाज को जागरूक करना, उनका प्रबोधन करना, वो टीका लगाने की तैयारी में आए, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। चौथी बात है कि हमारे जिन गांव में काम है या जिन गांव में हमारे पूर्व छात्र हैं, वर्तमान छात्र हैं, ऐसे गांवों की एक बार सूची बनवाई थी पिछले वर्ष, उन गांवों में हम क्या कर सकते हैं, उन गांव का जो नेतृत्व है उनके साथ संपर्क साध के उन गांव में जागरण हो, इसकी आवश्यकता है, जिससे मान लो कुछ कठिनाई आती है तो गांव की गांव में निपटे। पांचवी आवश्यकता यह है कि हमारे बहुत सारे चिकित्सक, पूर्व छात्र चिकित्सक हैं या हमारे पहचान में भी चिकित्सक हैं, यह आने वाले समय में इन सबके नंबर्स लेना, इन डॉक्टर से बात करना, और यदि कोई पेशेंट्स है वो हमसे बात करता है तो हम उनको बतला सकते हैं। भाई साहब फिर म्यूट हो गए भाई साहब, फिर आप आपने शायद स्क्रीन टच की और म्यूट हो गए। आ गए कि नहीं? हाँ आ गई और जी आ गए ना। हाँ, तो ये जो हमारे चिकित्सक हैं, इनके द्वारा जो आजकल एक प्रकार से टेलीफोन पे माध्यम से हम चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं, तो ऑनलाइन परामर्श यह लोगों को देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत पैसा भी नहीं खर्च कर सकते, और कोरोना की जो सामान्य ट्रीटमेंट है, जो देने पर घर पे आइसोलेट होकर, क्वारंटाइन होकर ठीक हो सकते हैं, तो इस दृष्टि से अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में कोई भी कठिनाई आने पर इस प्रकार का कर सकें। गांव में जहां हमारे विद्यालय है, हमारे वहां पर कभी भी किसी भी कठिनाई की स्थिति में हम लोगों को सहयोग कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे, तो आने वाले समय में कोई भी स्थिति में हम समाज के लिए, पीछे समाज के सहयोग के लिए खड़े हो सकते हैं और
समाज कठिनाई में न आए, भगदड़ न मचे, इस दृष्टि से हम सबकी तैयारी हो। इसलिए समिति जिला ग्रामीण क्षेत्र की जिला समिति इन सब पर विचार करे, संयोजक मंडल विचार करे, अपनी तैयारी करे, अपना मनोबल ऊंचा रखे और हम समाज के लिए सेवा में सदा अग्रणी रहें, ऐसा हमारा जो भाव है वो बना रहे, इस दृष्टि से अपनी तैयारी रहे, ऐसा भी एक आप सबसे निवेदन है। इस कोरोना काल में जो हमारे सहयोगी दिवंगत हुए, उन सबके प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आने वाले समय में आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी सदा प्रगति उन्नति होती रहे, ऐसी कामना प्रार्थना भगवान से करते हुए, और आप सबने मेरे को समय दिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।